बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो टॉन्सल्स की इन्फ्लेमेशन के बारे में है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सल्स का तो जैसे आपको पता ही होगा, गले के जो बैक में यानी पिछले हिस्से में एक टिश्यू के पैड होते हैं दोनों तरफ, मतलब एक राइट और लेफ्ट साइड पे एक एक टॉन्सल्स होता है, ठीक है। और इसके जो जब इन्फ्लेमेशन होती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो जो है उसमें ये कि ये जो टॉन्सल्स हैं वो सूज जाते हैं और आपका गला ख़राब हो जाता है। और फिर ये कि आपको खाने में मुश्किल पेश आ सकती है, यानी आप चीज़ कोई स्वेलो करेंगे तो मुश्किल पेश हो जाएगी, आ सकती है और दर्द हो सकता है। और फिर यह कि जो गले के लिम्फ नोड्स हैं वो उनकी जो टॉन्सल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से वो बढ़ जाते हैं, जो मतलब नेक की जो साइड्स पे, ठीक है। आमतौर पे जो टॉन्सल्स की बीमारी है वो वायरस की वजह से होती है, लेकिन बैक्टीरिया भी इसकी बीमारी की वजह बन सकते हैं। ये जो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको हम जब डॉक्टर के पास केसेस आते हैं तो उसको सही तरह जल्दी से और इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। अगर टॉन्सल्स जो है बैक्टीरिया का जो टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, तो वो उसमें कभी कभी हम सर्जरी भी रिकमेंड कर देते हैं कि आप टॉन्सल्स को रिमूव करवा लें, ख़ास तौर पे उस वक्त जब ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट से मतलब दवाइयों से ना ठीक हो रहे हैं या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन होने का डर हो, तो फिर वो हम सर्जरी इसकी रिकमेंड कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ। आमतौर पे ये जो टॉन्सल्स की बीमारी है ये छोटे बच्चों को यानी प्री स्कूल जो चिल्ड्रन को होती है, या फिर जो है टीनेजर्स जो है मिड टीनेजर्स जो है ना उनको होती है, जैसे 10-15 साल की उसमें उम्र में काफ़ी ये कॉमन है, और छोटे बच्चों को भी ज़्यादा होती है। उसकी जो सिम्टम ये हैं कि एक तो ये है कि जो आपकी जब इसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जो टॉन्सल जो है ना वो जब हम इसको एग्जामिन करते हैं, या इवन आप खुद भी अगर वो आईने में आप देखें तो वो रेड हो जाते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है। फिर उन पे जो है ना टॉन्सल पे थोड़े पैच आ जाते हैं, वाइट या येलो कोटिंग हो सकती है, मतलब उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से। फिर आपका गला ख़राब हो सकता है, यानी सोर थ्रोट हो सकता है, और स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी जैसे मैंने बताया वो हो सकती है, या पेन हो सकता है, बुखार हो सकता है इसके अलावा। और फिर जो है ना लिम्फ नोड जो आपकी गले की जो साइड पे जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं, और आपका जो है वॉइस जो है वो चेंज हो सकती है, यानी गले की उसमें टॉन्सल्स के बढ़ने की वजह से स्क्रैची किस्म की साउंड आ सकती है, या बिल्कुल मफल्ड मतलब धीमी हो सकती है। आपकी जो है सांस में बदबू आ सकती है, और छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे मैदे में दर्द भी हो सकता है, और फिर यह कि इनकी गर्दन में भी अकड़न आ सकती है, सर दर्द भी हो सकता है। और जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी सिम्टम नहीं बता सकते, तो उसमें क्या होता है कि आमतौर पे एक चीज़ होती है जिसको ड्रूलिंग कहते हैं, जो है ना मतलब जो है जब वो स्वेलो करते हैं तो चूँकि डिफ़िकल्टी होती है या पेन होता है, तो वो जो है ना उनका वो इसको जो है ना इस चीज़ को ड्रूलिंग कहा जाता है। यानी आसान अल्फाज में ड्रूलिंग आप इस तरह के उनका जो मुंह से ना वो थूक वो सलाइवा जो है ना वो निकल सकता है, बाहर आ सकता है, इसको ड्रूलिंग बोलते हैं। और फिर यह कि अगर उनको ज़्यादा तकलीफ होती है तो बच्चे खाने से इनकार भी कर सकते हैं, जो छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर वो बहुत ज़्यादा फंसी भी हो सकते हैं, और थोड़ा इरिटेबल भी हो सकते हैं इसकी वजह से। और इसका यह है कि जब बच्चे को इस तरह की सिम्टम हो रही हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। और ख़ास तौर पे जब अगर उसका गला ख़राब है, अगर 48 आवर्स मतलब उसको नहीं आराम आ रहा, या फिर उसकी जो है स्वेलिंग में बहुत पेन हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत वीकनेस हो रही है, फटीक या उस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं, तो ये जो है ना आप दिखाना चाहिए डॉक्टर को। फिर यह कि अगर आप फौरी तौर पे उस वक्त दिखाना चाहिए कि जब आप बच्चे को ख़ास तौर पे सांस की मुश्किल पेश होना शुरू हो जाए, या बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी हो जाए, या सलाइवा बिल्कुल जैसे वो मैंने बोला ना ड्रूलिंग ज़्यादा हो, सलाइवा बाहर आना शुरू हो जाए बार बार, तो वो फिर आप जल्दी से जल्दी आप इसको डॉक्टर को दिखाएं।
अब इसकी कॉज की तरफ आ जाते हैं। ये आमतौर पे ज़्यादातर केस में ये वायरसेस की वजह से होती है, लेकिन यह कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो टॉन्सिलाइटिस की वजह बनता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, जिसका दूसरा नाम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है। ये जो है ना, ये वही बैक्टीरिया है जो आपका जो स्ट्रेप थ्रोट मतलब जो गले की खराबी का बायस बन सकता है, जो मतलब टॉन्सिलाइटिस के बगैर जो गला ख़राब होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये उसके कुछ और स्ट्रेन भी होते हैं जो टॉन्सिलाइटिस काज कर सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया के जो और भी किस्में होती हैं जो है वो इसका बायस बन सकती हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये टॉन्सिल्स को इन्फेक्शन क्यों होता है ज़्यादा। तो इसमें यह है कि जो टॉन्सिल होते हैं वो बॉडी का एक तरह का फर्स्ट लाइन डिफेंस है, इम्यून सिस्टम है बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ। मतलब चूँकि हम जब माउथ के ज़रिए बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया वो अंदर जा रहे होते हैं, तो उसका जो है ना उनको रोकने के लिए उनकी मतलब चूँकि वो बैक्टीरिया वायरसेस बीमारियां फैलाने का बायस बन सकते हैं, तो जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है मतलब जो है ना वो टॉन्सिल होते हैं। और इस वजह से चूँकि माउथ में चूँकि वो काफ़ी ये वायरसेस बैक्टीरिया आने का चांस होता है, इस वजह से टॉन्सिल का जो है ना ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस है। इसी वजह से कई लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों को हो जाती है। और इसमें यह होता है कि जो टॉन्सिल का जो इम्यून सिस्टम है, ये जब बंदा जवान होता है तो उसका जो है ना इम्यून सिस्टम वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से जो बड़े लोगों में मतलब बड़ी उम्र के लोगों में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। क्योंकि अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी बात में, क्योंकि बच्चों और जो टीनेजर में जो ग्रो कर रहे होते हैं उनमें बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस टॉन्सिल्स है, तो ज़ाहिर बात है उनका इन्फेक्शन भी ज़्यादा होने का चांस है, क्योंकि मुंह के ज़रिए बहुत सारे जरासीम अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। तो इस वजह से यंगर एज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चूँकि इम्यून सिस्टम इसका कम हो जाता है टॉन्सिल का बड़ी उम्र में, तो फिर वो इस वजह से बड़ी उम्र में टॉन्सिलाइटिस का बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। अब इसकी जो मैं रिस्क फैक्टर बताता हूँ, इसमें ये कि पहले जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि आमतौर पे बच्चों को ज़्यादा होती है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कम प्रॉब्लम होती है। मतलब जो ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आमतौर पे 5 से 15 साल की एज में ये टॉन्सिलाइटिस की बीमारी ज़्यादा कॉमन है। और ये जो 5 से 15 साल की उम्र में मैंने बताया, इसमें बैक्टीरिया का ज़्यादा चांस है, और जो वायरल टॉन्सिलाइटिस होती है वो इससे छोटे बच्चों के मतलब जो है ना ज़्यादा उसमें चांसेस हैं। वैसे तो किसी भी उम्र में ये बैक्टीरिया वायरसेस दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली चीज़ देखी गई है कि जो बैक्टीरिया का टॉन्सिल है ना वो 5 से 15 साल की एज में ज़्यादा है, और इससे छोटे बच्चों में जो है ना वायरल टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा कॉमन है। फिर क्योंकि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट्स उनके साथ होते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो इस वजह से उनको वायरसेस और बैक्टीरिया से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो जिस वजह से ये टॉन्सिलाइटिस का ज़्यादा चांस बन जाता है। अब आ जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। इसमें यह होता है कि जो एक तो कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि जो है ना क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, मतलब ये है ना कि बार बार एक टॉन्सिल्स का जो इन्फेक्शन जो है ना वो हो सकता है। और इसके अलावा सांस में भी मुश्किल पेश आ सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में फिर यह कि जब बच्चे सो रहे होते हैं तो उसमें फिर स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। ज़ाहिर है उनका अगर वो सांस में मुश्किल हो जो है जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। और फिर यह कि जो अगर सराउंडिंग टिश्यू में इन्फेक्शन फैल जाए तो वो जो है ना टॉन्सिल्स का वो सेलुलाइटिस भी हो सकता है, मतलब एक तरह के वो उनकी ज़्यादा एक बड़ा इन्फेक्शन कह लें, ठीक है। और फिर यह कि जो टॉन्सिल के पीछे कभी कभी जो है ना इन्फेक्शन की वजह से पीप पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, तो ये भी टॉन्सिलाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है। अब ये बात एक इंतहाई ज़रूरी मैं इसमें आप टॉन्सिलाइटिस के मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो मैंने बताया ना शुरू में कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इसका एक बैक्टीरिया होता है जो इसकी टॉन्सिलाइटिस का बायस बनता है, तो वो जो है
या इसी तरह के जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं, अगर उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना की जाए या उसकी जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है वो पूरी सही तरह ना ली जाए, तो उसमें दो ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा होता है। ये ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा कॉमन तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि ख़तरनाक हैं तो इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट सही तरह करवानी चाहिए। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केसेस मैंने भी काफ़ी देखे हैं वो रिमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन है। उसमें ये होता है कि जो आपका जो दिल और जोड़ और जो है ना कुछ और टिश्यू जो है ना उसमें उसको इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये काफ़ी सीरियस बीमारी हो सकती है रिमेटिक फीवर। इसकी वजह से फिर बाद में बहुत सारे केसेस आते हैं जो बड़ी उम्र में फिर उनकी वाल्व की आर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसकी चीज़ का ना टॉन्सिलाइटिस में ध्यान रखें कि अगर ये एक बच्चे को हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट सही तरह मतलब करानी चाहिए और पूरा कोर्स ट्रीटमेंट का लेना चाहिए। फिर दूसरी जो एक ख़तरनाक बीमारी है जो टॉन्सिल्स, अगर सही तरह उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो उसको कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वो जो है ना किडनी की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मतलब गुर्दों की, और जिसकी वजह से उनका जो है चूँकि गुर्दों का काम है वेस्ट मूव करना बॉडी से, तो वो जो है ना वो डिस्टर्ब होता है और गुर्दों की बहुत ज़्यादा हालत जो है ना वो ख़राब हो सकती है। तो ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। यानी रिमेटिक फीवर और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दों की इन्फ्लेमेशन जो है ना, ये टॉन्सिलाइटिस की अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ली जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन है जो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अब इसकी मैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताने लगा हूँ, ये आप बहुत ही ध्यान से सुने। वैसे तो मेरी सारी वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से सुनने वाली होती है, क्योंकि ज़ाहिर मेडिकल में कोई भी चीज़ आप मिस करें तो फिर आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर में ये आती है कि आप जो उसको बच्चे को जो स्कूल गोइंग है या थोड़ा सा बड़ा समझदार होता जा रहा है बच्चा, तो उसको ना ये एक तरह की उसकी बिल्कुल अच्छी से मतलब गुड हाइजीन का ख्याल रखें। और आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि एक तो ये है कि अपने हाथों को वो ज़्यादा धोए, और ख़ास तौर पे जब टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद सही तरह प्रॉपर सोप से हाथ धोए, और खाने से पहले। तो ये आपने बच्चे को एक तरह का ट्रेनिंग देनी है कि जो है ना हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहें, ताकि वो मतलब यानी कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। फिर यह कि जो है जो आप फूड या ड्रिंक ग्लास, कुछ घरों में होता है कि वो एक ही गिलास में सारे पानी पी रहे होते हैं, तो उस पर भी इन्फेक्शन जो है ना वो लगने का ख़तरा होता है। बॉटल शेयर करना भी इस तरह डेंजरस है। और इस तरह फिर ये है कि एक और ये है कि आपका जो है ना उसको अगर टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका जो है ना आप टूथब्रश जो है ना उसका आप चेंज कर लें बच्चे का, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर यह कि अगर आप ये एक तो ये बच्चे की अपनी प्रिवेंशन होगी ना, दूसरा ये कि ये भी आपने ख्याल रखना है कि उस बच्चे से दूसरों को बीमारी ना लगे। मतलब ये मेरा कहने का है, एक बच्चे को सपोज टॉन्सिलाइटिस का शिकार है तो वो जो है ना उससे आपने फिर दूसरों को भी बचाना है। अगर तो पहले तो ये कि अगर वो ज़्यादा बीमार है तो उस टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको आप घर पे रखें जब तक वो मतलब ज़ाहिर है अगर ट्रीटमेंट डॉक्टर से ले रहे हैं तो वो उसको स्कूल से कुछ छुट्टी ले लें, यानी कि ताकि वो दूसरों को बच्चों को ना फैलाए। फिर यह कि आप स्कूल तब भेजें जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करें कि ठीक है इन्फेक्शन सेटल हो रहा है, तो तब आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे उसको स्कूल भेजें। और फिर यह कि अगर बच्चा थोड़ा समझदार है, बड़ा है, तो उसको जो है ना ये कहें कि वो जो है ना जब उसको खांसी या छींक आए तो वो जो है ना टिश्यू मुंह के आगे रख ले, या फिर अगर टिश्यू पास नहीं है तो एल्बो में मतलब अपनी कोहनी आगे करके ना उसमें खांसी या छींक करे। फिर यह कि जब भी उसको छींक या खांसी आती है तो फिर उसका हाथ भी बच्चे को ज़रूर दिलवाएं, ताकि वो जरासीम फिर से जो है ना उसके हाथों पे ना लग जाएं। अब आ जाते हैं इसका हम डायग्नोज कैसे करते हैं। इसमें यह है कि जब ज़्यादातर चूँकि बच्चों की ये बीमारी है, तो जब हम देखते हैं बच्चों को, तो उसकी जब टॉर्च से गला देखते हैं तो उसमें टॉन्सल का जो है ना वो इन्फ्लेमेशन जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया, वो उसकी रेडनेस और वो बड़े होते हैं तो वो नज़र आ जाते हैं। फिर यह कि आमतौर पे फिर हम जो है उसके
ईयर्स और नोज भी चेक करते हैं कि मतलब कि उधर से कोई इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं है। और फिर एक रैश भी होती है जिसको स्कारलेटिना कहते हैं, तो वो जो है ना कुछ केसेस में जो स्ट्रेप्टोकोकस खास बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो तो वो उसमें बच्चे में रैश आ सकती है उसकी जो बॉडी पे। फिर यह है कि बच्चे के हम वो ये भी चेक करते हैं कि उसकी जो लिम्फ नोड द्वारा जो गले में पैल्पेट करके मतलब उसको फील करते हैं कि जेंटली, ताकि पता चल जाए कि गले के लिम्फ नोड तो नहीं बढ़े हुए। फिर यह स्टेथोस्कोप से उसकी जो है ना ब्रीदिंग हम चेक करते हैं कि कोई इन्फेक्शन नीचे लंग द्वारा में तो नहीं चला गया। फिर कभी कभी कुछ केस में एक बीमारी होती है जो जिसको कहते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। उसमें यह कि आपके बच्चों तिल्ली भी बढ़ सकती है, तो जिसकी वजह से भी टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो भी हम तिल्ली का भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि यहाँ पे तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो काफ़ी ये कॉमन है कि जो थ्रोट स्वैब वाला डॉक्टर जो उसका थ्रोट स्वैब लेते हैं बच्चे का, जो टॉन्सिल का जो पेशेंट होता है, उसमें यह है कि जो गले की जो बैक है उसकी जो सिक्रीशन का वो हम जो एक तरह का सैंपल लेते हैं, और उसको जो है ना उसकी चेक करने के लिए कि वो जो बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकल मैंने शुरू में बताया उसकी वजह से इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसका एक बड़ा रैपिड टेस्ट जो आता है जो क्लिनिक में आमतौर में मौजूद होता है, उसका जो चंद मिनटों में रिजल्ट आ जाता है। तो लेकिन इसका एक जो है ना एक जो ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है वो लेबॉर्ट्री में भी इसका जो सैंपल है थ्रोट स्वैब का वो भेजा जा सकता है, जिसका 24 से 48 घंटे में रिजल्ट आता है। तो अगर तो ये जो रैपिड जो क्लिनिक में जो टेस्ट अवेलेबल है जो थ्रोट स्वैब का, वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो तो एक तरह का वो साबित हो जाता है कि बच्चे को ना बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। और अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है मतलब जो क्लिनिक में जो हमने किया है, तो उसमें वो जो है इसका मतलब है कि वो वायरस इन्फेक्शन की वजह से उसका टॉन्सिल बढ़े हुए हैं। फिर कभी कभी ये हमें जो है ना उसका जो ज़्यादा रिलायबल टेस्ट है जो मतलब मैंने बताया जैसे 24 से 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट आती है, उसका कभी कभी हम इंतज़ार करते हैं ताकि पक्का साबित हो जाए, ठीक है, कि जो है बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है या नहीं है। फिर यह है कि कभी कभी हम CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि ये पता चले कि उसमें इन्फेक्शन का जो है ना ज़्यादा चांस है या नहीं है। आमतौर पे ये जो CBC है वो एक तरह की ये उस तरह जो बैक्टीरिया की डायग्नोसिस के लिए इसका टेस्ट नहीं चाहिए होता है, लेकिन यह कि अगर जो रैपिड मैंने बताया ना स्टेप थ्रोट टेस्ट है जो थ्रोट स्वैब जो है ना वो नेगेटिव आ जाए, तो फिर ये इसका आमतौर पे हम ज़रूरी समझते हैं कि CBC करवा लेनी चाहिए ताकि जो है ना इसकी एग्जैक्ट कॉज जो है ना टॉन्सिलाइटिस की वो पता चल जाए। मैंने बताया ना जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जो है ना इस वजह से हम CBC करवाते हैं। और क्योंकि उसमें जो डिफरेंट सेल्स की काउंटिंग होती है जो CBC में, तो वो मतलब हम ये देखते हैं कि वो उसकी जो काउंटिंग जो है जो सेल्स की वो इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होगी, है नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है। कभी कभी वो नॉर्मल से भी नीचे आ जाते हैं, तो उसमें मतलब जो है ना वायरल इन्फेक्शन की वजह से आमतौर पे वो ये हो सकता है, मतलब उसका काउंट जो है ना वो नॉर्मल से भी नीचे आ सकता है। अभी इसकी जो एक मैं एट होम केयर या स्ट्रेटजीज बता देता हूँ। इसमें ख़ास तौर पे ये जो होम केयर है ना वो उस जो है ना यही ट्रीटमेंट है होम केयर, ख़ास तौर पे जब ये साबित हो जाए कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है, यानी वायरस का अगर इन्फेक्शन है, तो जो होम केयर की अभी जो मैं स्ट्रेटजीज बताने लगा हूँ यही काफ़ी है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन साबित ना हो तो फिर हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करते और आमतौर पे 7 से 10 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। तो अब ये होम जो है ना होम केयर की स्ट्रेटजीज आप ध्यान से सुन लें। एक तो यह कि आप बच्चे की रेस्ट करवाएं, मतलब यह कि वो पूरी सही तरह प्रॉपर नींद ले ताकि उसका इन्फेक्शन सेटल हो जाए। फिर यह कि उसके जो बच्चे को पानी ज़्यादा पिलाएं ताकि उसका जो थ्रोट जो है ना वो मॉइस्ट रहे और डिहाइड्रेशन नहीं हो। फिर यह कि उसमें उसको वार्म लिक्विड्स पिला सकते हैं, जैसे कोई सूप वगैरह या कैफीन फ्री टी मतलब टी पिला सकते हैं, और या गर्म पानी में हनी शहद डाल के पिला सकते हैं, तो उसमें ताकि जो थ्रोट जो है ना उसकी सूदिंग हो जाए, मतलब उसको आराम आ जाए।
फिर ये कि अगर बच्चा गरारे कर सकता है तो फिर वो और भी अच्छी बात है कि उसमें 1 चमचा जो है जो 5 मिलीलीटर का जो चम्मच होता है, जो छोटी चम्मच की मैं बात करूँ चाय वाली, तो उसमें वो टेबल साल्ट जो है ना वो ले लें और उसमें तकरीबन 237-40 मिलीलीटर वार्म वाटर मिलाएं। मतलब जो है ना तकरीबन 8 आउंसेस बनते हैं उसमें जो है, तो उसमें जो है ना वो गरारे अगर वो बच्चा कर सकता है तो वो ये तो बहुत ज़बरदस्त मतलब उसके लिए ट्रीटमेंट हो सकती है। और ये आप बच्चे को आप सिखाएं। फिर यह है कि जो एयर अगर ह्यूमिड उसको जो है ना जो है कूल एयर ह्यूमिडिफायर आता है अगर ड्राई एयर को एलिमिनेट करने के लिए, वो जो है ना वो उसमें ये होता है कि आपका जो स्टीम अगर वो कहते हैं ना कि जो स्टीम इनहेलेशन, तो वो जो है ना वो काफ़ी अहम रोल प्ले करती है, मतलब भाप लेना। यानी कि आप जो उसकी जो ड्राई एयर को जो निकालने के लिए ना एक कूल एयर ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे की और ज़्यादा सोर थ्रोट ना हो, क्योंकि ड्राई एयर जो होती है ना वो आप सोर थ्रोट ज़्यादा उसका बायस बनती है। या मतलब जो है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भाप आ रहे, स्टीमी बाथरूम में आ रहे हैं, तो बच्चे को लेके वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और बच्चे जिसकी उम्र 4 साल से ज़्यादा है वो जो है अगर वो जो थ्रोट के लोजेंजेस आते हैं जैसे स्टेप्स वगैरह उस तरह के आते हैं तो वो भी आप उसको दे सकती हैं, तो उससे भी जो है ना सोर थ्रोट का आराम आ सकता है। फिर यह कि जो आप घर में ये एहतियात करें कि सिगरेट स्मोक कोई नहीं कर रहा और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं हैं जो गले को मतलब उसमें इन्फेक्शन या उसकी जो ये समझ लें कि जो गले को जो भी चीज़ें इरिटेट करती हैं, जैसे धुएं से इरिटेट हो सकता है गला, या जैसे क्लीनिक कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो उनकी जो स्मेल से वो जो है ना गले को इरिटेशन हो सकती है, तो उन चीज़ों से आप बचें। फिर इसमें यह कि अगर बच्चे को बुखार हो तो आप उसको, जैसे हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल जो 48 to 72 आवर्स जो ना वो बच्चे को आप सिरप पिला सकते हैं, जैसे जो कैलपोल का सिरप आता है, ब्रोफिन के सिरप आते हैं, तो वो ताकि उसका जो थ्रोट पेन मिनिमाइज हो जाए, या अगर फीवर उसका मतलब हो रहा हो तो कंट्रोल हो जाए। अगर बच्चे को ज़्यादा फीवर नहीं है तो वो जो है ना और पेन भी नहीं है तो फिर इनकी मतलब ब्रोफिन या जो है ना पैरासिटामोल सिरप की यानी कैलपोल सिरप की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये उस सूरत में आप दें कि बच्चे को अगर गले में दर्द हो रहा है और साथ फीवर भी हो रहा है तो फिर आप ये जो है ना कैलपोल या ब्रोफिन सिरप आप उसको दे सकती हैं। और इसमें एक चीज़ जो है ना वो एक ख्याल रखनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में जो है ना कुछ बच्चों को ख़ास तौर पे यानी एक तो मैंने बताया ना जैसे कि अगर लो फीवर और जो है पेन नहीं हो रहा तो फिर पैराडोल या उसके जो है यानी जो पैरासिटामोल का या ब्रोफिन का सिरप आमतौर पे डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं वो भी देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि जो है एस्प्रिन जो है ना वो एस्प्रिन का आप बिल्कुल नहीं देनी बच्चे को, यानी मतलब कुछ रेयर चीज़ डिसऑर्डर होते हैं जिसमें अगर डॉक्टर ने किसी बच्चे को ऑलरेडी एस्प्रिन रिकमेंड किया तो वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पे बच्चों को स्पेशली छोटे बच्चों को टीनेजर्स को एस्प्रिन बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि राइज सिंड्रोम एक ख़तरनाक प्रॉब्लम हो सकती है और वैसे होती तो रेयर है लेकिन उससे बचने के लिए तो ये आप ध्यान में रखें। अब आ जाते हैं कि इसकी जो एंटीबायोटिक किस मतलब किन मौके पे देना ज़रूरी है। एक तो जैसे मैंने बताया ना जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, वो अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर बैक्टीरिया उसका लाजमी कोर्स जो है ना कंप्लीट कराना चाहिए। तो आमतौर पे इसके लिए पेनिसिलिन जो है ना वो ओरली दी जाती है 10 दिन के लिए, तो ये बहुत कॉमन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है जो टॉन्सिलाइटिस जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। अगर बच्चे को एलर्जी है पेनिसिलिन से तो फिर इसकी अल्टरनेटिव कोई एंटीबायोटिक रिकमेंड कर सकते हैं डॉक्टर्स। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक तो काफ़ी ये मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में और बहुत सारे पेशेंट ऐसा करते हैं कि लेट से कि एंटीबायोटिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 10 दिन के लिए, तो वो जी अच्छा 1-2 दिन में बच्चे को थोड़ा आराम आ जाता है तो वो छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। वो बहुत ख़तरनाक बात है क्योंकि इसका जो मैंने बताया ना जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो
जो रिमेटिक फीवर मतलब जो हार्ट की बीमारियों का या गुर्दे की बीमारियों का बायस बन सकता है अगर इसको पूरी तरह एंटीबायोटिक से ठीक ना किया जाए। तो ये बात आप बहुत ध्यान से सुने कि अगर तो बच्चे का साबित हो जाए कि बैक्टीरिया की वजह से गला उसका मतलब टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो फिर उसकी जो है एंटीबायोटिक ज़रूरी देना होती है। अभी आ जाते हैं कि इस बच्चे के जो टॉन्सिलेक्टमी यानी टॉन्सिल्स कब रिमूव करने चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखें, इस बात को गौर से सुने। अगर तो बच्चे को बार बार ये अटैक्स हो रहे हों, मतलब रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो या बैक्टीरिया टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही हो और जिसको एंटीबायोटिक से वो रिस्पॉन्ड ना कर रही है तो इसको फिर सर्जरी करवा देनी चाहिए। तो उसमें सर्जरी के लिए कुछ इंडिकेशन है, ये आप नोट कर लें। किसी बेशक अगर बच्चे को आपको जो माएँ मेरी ये वीडियो देख रही हैं, ये बिल्कुल आप एक पेन पेपर लें उस पर नोट कर लें। एक तो ये अगर एक बच्चे को एक साल में 7 दफ़ा टॉन्सिलाइटिस का अटैक हुआ है तब उस सूरत में सर्जरी करवा लेनी चाहिए, या पिछले 2 साल में अगर 4 से 5 उसको अटैक हुए हैं पिछले 2 साल में तो फिर भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए, मतलब टॉन्सिल को रिमूव करवा लेनी चाहिए। या पिछले 3 साल में लेट से एक बच्चे को 3 साल से इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर हर साल तीन दफ़ा या उससे ज़्यादा हुआ है तो फिर भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो ये आप जो है ना ये चीज़ें नोट कर लें। या अगर टॉन्सिलेक्टमी जो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन है, जो अगर कॉम्प्लिकेशन कोई टॉन्सिल्स की वजह से हो गई हैं, जैसे मैंने बताया ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, जो बच्चे को एकदम से वो नींद में वो बेदार हो जाते हैं, उनकी सांस मुश्किल हो जाती है, अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए या बच्चे को सांस लेने ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाए या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग डिफ़िकल्टी हो, ख़ास तौर पे बच्चे को गोश्त खाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो या फिर जो है ना कोई एब्सेस बन गई हो जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से उसका रिस्पॉन्ड ना करिए तो उस सूरत में भी टॉन्सिल्स को रिमूव करवा देना चाहिए। जो है ना इसमें यह है कि टॉन्सिल जो आमतौर पे आउट पेशेंट प्रोसीजर है, मतलब इसकी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो या कोई कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है तो उसमें यह है कि थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ता है डॉक्टर्स को। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आमतौर पे इसका आउट पेशेंट इसकी वो सर्जरी का जाती है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता तो सर्जरी करके बच्चा उसी दिन घर जा सकता है। लेकिन अगर ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है या बच्चे की उम्र बहुत छोटी है तो वो जो है ना उसमें कॉम्प्लिकेशन अगर कोई अराइज हो गई है सर्जरी में तो उसमें फिर थोड़ा सा वो रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो आमतौर पर जो कंप्लीट रिकवरी होती है वो 7 से 14 दिन में वो टॉन्सिलेक्टमी के बाद वो बिल्कुल वो रिकवरी हो जाती है बच्चों की। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये देखने में जो टॉन्सिलाइटिस की बीमारी लगता है कि ये मामूली सी है, लेकिन मैंने जैसे बताया इसकी 2 जो कॉम्प्लिकेशन है, ख़ास तौर पे हार्ट की कॉम्प्लिकेशन जो रिमेटिक फीवर और जो किडनी का जो स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो मैंने बोला है वीडियो के दरम्यान में, तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसका जो मतलब बैक्टीरिया का की वजह से टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और पूरा कोर्स लेना चाहिए। जब इवन बच्चा मतलब उसकी सिम्टम्स बेहतर भी हो रही हैं, यानी अगर 10 डेज़ का डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी है तो 10 डेज़ आपने पूरे खिलानी है बच्चे को। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो कोई डॉक्टर दूसरी रिकमेंड कर देगा एंटीबायोटिक, मतलब अगर बैक्टीरिया प्रोवाइडेड के जो टॉन्सिलाइटिस है वो बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस की वजह से हो तो फिर उसकी एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आप ध्यान में रखें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी सारी वीडियो मेडिकल के हवाले से जो वो A to Z इंपॉर्टेंट होती हैं, आप शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें कि कोई पॉइंट ना मिस किया करें, क्योंकि ये ज़ाहिर है इंसान की सेहत का मसला है। तो आप छोटा सा अगर कोई पॉइंट मिस कर गई तो हो सकता है फिर आपको बाद में मुश्किल पेश आ जाए। तो इस वजह से मेरी वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखा करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल के जो है आइकन को जो क्लिक करके ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब की तरफ से फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको फ़ौरन वीडियो को देख सकें। और अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा पहुंच रहा है आपकी फैमिली को या आपके दोस्तों को, तो आप जो है ना वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। मेरे जो चैनल बेतबीबी का मकसद ये है
यही है कि आगाही बीमारियों के बारे में देना लोगों को। तो आप जितना आप शेयर करेंगे तो ये आपके लिए भी एक तरह का अच्छी बात है, आपको सवाब होगा दूसरों के साथ शेयर करने से। सोशल मीडिया पे आप मेरी वीडियोस फेसबुक ट्विटर पे शेयर कर सकती हैं। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।